हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एबीएन एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब लोग? शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ वैरायटीज देखी और मैंने जो आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, उसमें जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। तो आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर आपको कोई डाउट आया हो तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जो कोई भी डाउट हो वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें पहला सवाल देखते हैं। देखिए, टू सक्सेसिव इंक्रीज are 12 1/2 percentage, comma 12 1/2 percentage. Find equivalent increase. Equivalent increase. देखो ये सवाल है। अब देखो, पिछला जो हमने सूत्र पढ़ा था सक्सेसिव डिक्रीज का या कहें सक्सेसिव डिस्काउंट का, वो पढ़ा था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। यही पढ़ा था। अगर हमारे पास दो डिस्काउंट दे रखे हैं x% और y%, तो x का मान यहां रख के और y का मान यहां रख के हम क्या निकाल लेंगे, उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट या कहें उसको सक्सेसिव डिस्काउंट, वो निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो आज पढ़ रहे हैं सक्सेसिव इंक्रीज। और सक्सेसिव जब इंक्रीज की बात करेंगे तो उसमें कुछ नहीं करना, यहां पे जो x प्लस वाई, यहां पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। देखो थोड़ा सा मैं इसको करके बता देता हूं। जैसे इस सवाल को ना करके पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 10% का। 10% के हमारे पास दो सक्सेसिव इंक्रीज है। ठीक है, 10% के दो हमारे पास इंक्रीज है, तो हमें इसका इक्विवेलेंट इंक्रीज निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, x का मान 10, फिर y का मान 10, x का मान 10, y का मान 10 बटे 100। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे 10 और 10 कितना आ जाएगा, 20, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1, मतलब 21%। तो 10% और 10% का जो इक्विवेलेंट इंक्रीज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 21%। वो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर हम बात करें इसमें इंक्रीज की या डिक्रीज की, और डिक्रीज में हम क्या करते थे, यहां हम चिन्ह किसका लगा देते, माइनस का। तो ये वाला जो वीडियो है ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इसको आप आराम से देखना और उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो सवाल है ये वाला टू सक्सेसिव इंक्रीज इसमें दे रखे हैं 12.5% और 12.5%। अब देखो इसको अगर इसमें रखोगे तो देखो दिक्कत इसलिए आएगी, 12.5% वही कैलकुलेशन की दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर 12.5% गुणा 12.5 बटे 100। ठीक है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर में हमें कम से कम टाइम बचाना है। तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाला, तो 12.5% की हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन। वो कितनी होगी, 1/8। कितनी होगी वो, 1/8। और दूसरा वाला जो इंक्रीज है वो भी कितना है, 12.5%, और उसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/8। अब देखिए यहां पे इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास 8 रुपए मूलधन है तो उस पे 1 रुपये ब्याज लग के तो हमें जो अमाउंट प्राप्त होगा वो कितने रुपए प्राप्त होगा, 9 रुपए। पहले जो हम बात करते थे वो किसकी बात करते थे, डिस्काउंट की बात किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो 8 रुपए अगर मूलधन है तो ब्याज लग के कितना हो जाएगा उस पे, 9 रुपए, क्योंकि इसमें 1 रुपये कितनी है, ब्याज है। और यहां भी सेम चीज क्या आएगा, 8 रुपए अगर मूलधन है तो उस पर 1 रुपये ब्याज लग के वो कितना अमाउंट निकल के आएगा, 9 रुपए। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही?
8 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लग के कितना अमाउंट हो जाएगा, 9 रुपए। और इसी तरीके से दूसरा भी हमारे पास जो इंक्रीज है वो कितने परसेंट का, 12.5% का, तो वो भी कितना हो जाएगा, 8 से 9। फिर अपना अगला स्टेप भाई, दोनों क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा, 8 हुआ 2 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 64, और 9 को 9 से करोगे तो कितना आएगा 81। बोलो ये समझ में आ गया। तो 64 और 81 इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा होगा यहाँ पे 17। ठीक है, तो अब ये जो 17 होगा ये हमारा क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो ये सीआई है, ये जो 17 निकल के आया है ये हमारा क्या है, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, देखो 17 क्या है प्रिंसिपल, वो सॉरी 17 क्या है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना है 64, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 100 से। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो बस यही तरीका है सक्सेसिव इंक्रीज निकालने का। और उसका जो सक्सेसिव इंक्रीज में कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि लगातार इनको 12.5% को जो ही ऐसे ही जोड़ देते हैं, 12.5 प्लस 12.5। अगर इसको आप लोग जोड़ दोगे तो कुछ बच्चे इसको क्या कर देते हैं 25%, लेकिन इसका सही आंसर 25% नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 17/64 गुणा 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट इंक्रीज। ठीक है, समझ में आ गया ये। और करते हैं वैरायटी, और समझ में आएगा उससे। अगली वैरायटी देखो, सवाल नंबर 2 देखो एक बार। देखो यहां हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, समय दे रखा है हमारे लिए 2 साल। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है 12.5%। ठीक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है सवाल में वो हमें दे रखा है 6.80 रुपीज। हमें प्रिंसिपल निकालना है, टाइम दे रखा है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 6.80 रुपीज। अब देखो इसका जो एक बेसिक सा सूत्र है हर बच्चे को मालूम होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100⁻t। ठीक है, यहाँ ए क्या है, अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, आर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टी क्या है यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो आपका ये जो बेसिक फॉर्मूला है इससे आप कोई भी सवाल कर सकते हो, लेकिन ये जो बेसिक फॉर्मूला है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम इस फॉर्मूले से सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो आपके जो सवाल होंगे वो बिना किसके होंगे, फॉर्मूले से ही हम करेंगे। ठीक है, तो बिना फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो 12.5% जो ब्याज है वो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो ब्याज है 12.5% वो कितनी बार लग रही होगी, 2 बार लग रही होगी। तो 2 साल लग रही होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/8। और फिर दूसरी साल के लिए भी 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/8, क्योंकि टाइम जो दे रखा है यहाँ पे 2 साल दे रखा है। अगर 3 साल दे रखा होता तो उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर 8 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो उस पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 रुपए, क्योंकि 8 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 1 रुपए क्या लग रहा होगा उस पर ब्याज, तो ब्याज लग के 1 रुपए प्रिंसिपल पे लग के तो 9 रुपए क्या निकल के आ जाएगा अमाउंट। और इसी तरीके से दूसरी साल भी क्या होगा, 8 रुपए अगर इस पे प्रिंसिपल है तो 1 रुपए ब्याज लग के उसका 9 रुपए क्या आ रहा होगा अमाउंट। ये समझ में आ रहा होगा ना, अमाउंट क्या होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो वही मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 8 कितना हो गया 64, और 9 कितना हो गया 81। बोले बात समझ में आ गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 17 यूनिट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 17 यूनिट। और देखो सवाल में कितना दे रखा है, हमें सवाल में दे रखा है 6.80 रुपीज। तो इसका मतलब ये हो गया जो 17 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो गया, 6.80 के। ठीक है, जो 17 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो गया, 6.80 रुपीज के। तो जो 8 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6.80/17। ठीक है, तो 17 कितना हो जाएगा 68, मतलब 0.4। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना यूनिट है, 64। तो 64 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 0.4 से, तो कितना आंसर आएगा, देखो
4 चौक 16, हासिल लगी एक, 6 चौक 24 और एक 25, 25.6 रुपीज हमारा क्या आ रहा होगा, प्रिंसिपल आ रहा होगा। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? और अगर आप इस सवाल को अगर सूत्र से कर रहे होते तो देख लो उसमें कितना अंतर आता, और इस कॉन्सेप्ट से आप कर रहे हो तो उसमें कितना कम टाइम लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये तरीका? अगला सवाल देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं। अगले सवाल में हम जो देखेंगे वो मैं आपको एक तरीका उसमें और बताऊंगा, और इस तरीके के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था कि तरीके क्यों सिखाए जाते हैं। तरीके इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि कोई भी सवाल जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स पैटर्न से ही होगा, तो आपको चेक करना है कि कौन सा तरीका जो है वो कम समय में और हमें ज्यादा मार्क्स दिलवा सकता है। ठीक है, देखो जरा, इसमें हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है 16/3%। समय दे रखा है हमें यहां 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें यहां निकालना है। ठीक है, और एक और चीज दे रखी है सवाल में, अमाउंट दे रखा है, वो दे रखा है 1470 रुपए। अमाउंट और दे रखा है सवाल में, वो कितना दे रखा है, 1470 रुपए। करो इस सवाल को, कुछ नहीं करना भाई तरीका। सबसे पहले देखो टाइम, देखो यहां पे टाइम कितना है, 2 साल का। 16/2/3% इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, बताओ कितनी आएगी, कितनी आएगी, 1/6। कुछ बच्चों को ये फ्रैक्शन याद हो गई है, अच्छी बात है। प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये फ्रैक्शन याद होती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, 11 से 1/9%, 11 से 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 9। 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन बना रहे होंगे तो कितनी आ रही होगी, 1/11 आ रही होगी। 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, 12 से ही 1/2%। ये किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/8 की। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। क्योंकि इसमें देखो 1/4 जो है क्या है, 1/8 जो है 1/4 का क्या है, आधा, तो ये भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो और इसी तरीके से जो 16 से 2/3% जो फ्रैक्शन है वो किसकी है, 1/6 की। हर कोई निकाल लेगा। देखो अगर प्रिंसिपल 6 रुपए है तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 7 रुपए। और इसी तरीके से यहां भी प्रिंसिपल कितना है, 6 रुपए, तो इंटरेस्ट वो अमाउंट कितना निकल के आएगा, 7 रुपए निकल के आएगा। अब देखो आगे, आगे देखो इन दोनों क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इन दोनों को आपस में, तो ये कितना हो गया 36, और इन दोनों करोगे तो कितना आएगा 49। ठीक है, और जब इन दोनों को प्रिंसिपल को अमाउंट में से घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कितना निकल के आएगा 13। बोले समझ में आ गया? तो 13 हमारा क्या हो गया, ये 13 जो हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर यहां 13 कंपाउंड इंटरेस्ट है, अब देख लो सवाल में हमें क्या क्या चीज दे रखी है और क्या क्या चीज हमसे पूछी है। देखो हमें सवाल में दे रखा है अमाउंट, और अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1470 रुपीज दे रखा है। तो देखो 147 रुपीज का कैसे करोगे, अमाउंट जो है वो हमारे पास कितना है 49 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 1470 रुपीज के। ठीक है, अब यहाँ पे जो 49 रुपीज वो किसके बराबर होगा, 1470 रुपीज के, होगा कि नहीं होगा? तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 50 के कितने होते हैं, 150, तो 49 या 3 के आसपास ही आएगा ये। तो ये एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 30 रुपीज के, 30 रुपीज के। अब देख लो इसमें क्या क्या पूछा है। एक तो पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आया है वो हमारा निकल के आया कितना यूनिट, 13 यूनिट, और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 गुणा 13, कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 390 रुपए। ये क्या निकल के आ गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल देख लो कितना यूनिट है, 36 यूनिट है, और 36 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 30 गुणा 36। बोलो होगा कि नहीं होगा? और 30 गुणा 36 कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1080 रुपीज, क्योंकि 35 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आता है, 105,
और अब उसमें 3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 36 गुणा 30 कितना आ जाएगा, 1080 रुपए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा सूत्र है। इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई भी सवाल कर सकते हो। और अगर सूत्र के माध्यम से करोगे तो ये मान लो सवाल भी नहीं होगा आपका और टाइम भी बहुत लगेगा उसमें। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस सवाल को करने का एक और तरीका देखो। ये तरीका समझ में आ गया होगा। देखो यहां हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 1/6। ये निकल के आ रहा था फ्रैक्शन, कितना निकल के आ रहा है, 1/6। और समय जो दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना, 2 साल। ठीक है, समय कितना दे रखा है, 2 साल। तो क्या करना है इसमें देखो प्रिंसिपल जो मानोगे वो कितना मानोगे, देखो ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास समय कितना है, 2 साल। ठीक है, समय 2 साल है तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और वो कितना आ गया, 36। ये हमने माना एक तरीके से। ये बात समझ में आ गई। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, जो वैल्यू लिखी हुई है, उस वैल्यू का क्या कर दोगे, स्क्वायर। किससे, जो समय की वैल्यू दे रखी है उससे स्क्वायर करके जो मान निकल रहा होगा वो हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल। तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, कितना आ गया, 36। अब इसमें क्या करना है, हमें 2 साल के लिए क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो देखो पहली साल पे जो ब्याज लग रही होगी वो क्या लग रही होगी, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से लग रही होगी, 1/6 से। तो 36 को 1/6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 रुपए। ये तो हो गई पहली साल की इंटरेस्ट। और यहां पे जो दूसरी साल की इंटरेस्ट आएगी वो भी कितनी आएगी, 6 रुपए। देखो ये जो हो गया ना, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट एक तरीके से। सिंपल इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमेशा, जब मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि हमेशा जो ब्याज लगती है, साल ब्याज जो लगती है वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगती है। तो पहले साल में जो ब्याज बनी वो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से बनी, वो बनी 1/6, मतलब 16 से 2/3% से। उसका हमने फ्रैक्शन बना लिया 1/6। तो उससे जो ब्याज लग रही होगी वो कितने रुपए लग रही है, 6 रुपए। और इसी तरीके से दूसरी साल जो ब्याज लग रही होगी वो भी कितने रुपए लग रही है, 6 रुपए। कितने से, 1/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, लेकिन अब दूसरी साल क्या हो रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, दूसरी साल में जो ब्याज है इस ब्याज पे भी क्या लग रहा होगा, ब्याज लग रहा होगा। और जो ब्याज की ब्याज लगती है तो वो कौन सा इंटरेस्ट बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में? तो इस पे भी कितने, 1/6 की दर से जो ब्याज लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी, जब 6 को 1/6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 रुपए। बोलो एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो 36 को जब 1/6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 × 36 मतलब 6 रुपए आ गया। ठीक है, और जब इस 6 रुपए को 1/6 से गुणा कर रहे होंगे तो कितना रुपए आ गया, 1 रुपए आ गया। तो ये तो हो गया हमारे पास में दूसरी साल की ब्याज। और ये हमारे पास जो हो गई, ये क्या हो गई, पहले साल की ब्याज। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अब मुझे टोटल ये बताओ कि यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, बताओ। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, वो निकल के आया 6 और 6 12 यूनिट। 6 और 6 12 यूनिट निकल के आया कि नहीं निकल के आया? और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया, बताओ। 6 और 6 12 और 1 13 यूनिट। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। इसमें कुछ देरी रखा, मैं बता रहा हूं आपको ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें आगे सवालों में काम आएंगी। ठीक है, अब देखो अगर आपको इसमें अगर मान लो अमाउंट का है तो अमाउंट क्या करोगे, प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल प्लस सीआई, ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 36, और सीआई कितना है, 13। तो 36 और 13 कितना आ गया, 49 यूनिट। तो 49 यूनिट हमारा क्या निकल के आ गया, ये अमाउंट। और वो सवाल में कितना दे रखा है, वो 49 यूनिट जो है वो कितना दे रखा है सवाल में, 1470 रुपए। तो 1 रुपए कितना हो जाएगा भाई, 30 रुपए। वही सेम चीज आ गई।
अब बाकी की आप कुछ भी निकाल लो। अगर आपसे पूछा है प्रिंसिपल पूछा है मान लो, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास 36, 36 गुणा 30 कितना आ रहा होगा 1080। बोलो समझ में आ गया। अगर आपसे पूछी सीआई, सीआई भी पूछ रहा है, सीआई कितना निकल के आ रहा है 13, तो 13 गुणा जब 30 कर रहे होंगे तो कितना निकल के आएगा ये 13 गुणा 30 कितना हो जाएगा 390। ठीक है। और अगर आप इसमें अगर तुम आपसे ये कहे कि मुझे बताओ कि ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, वो कितना यूनिट है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, वो तो 1 रुपए के बराबर है ही है। तो सीआई माइनस एसआई वो कितना हो जाएगा 30 रुपए। तो सवाल में जो भी पूछे आराम से इजीली आंसर निकाल सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दूसरा वाला तरीका जो है, ये वाला तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इस तरीके से हम ज्यादातर सवाल करेंगे, जो भी सवाल करेंगे वो इसी दूसरे कॉन्सेप्ट में करेंगे। क्योंकि अभी देखना, जब मैं अगला सवाल करवाऊंगा तो अगले सवाल में आप लोग देखेंगे कि जो पहला जो हमने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हो सकता है उसमें ना लगे या फिर उसमें टाइम लग रहा होगा सवाल को करने में। ठीक है, इसको रफ कर दूं। चलो देखो अगले में क्या पूछा है। देखो अगले सवाल में वो अमाउंट पूछ रहा है और हमें सवाल में प्रिंसिपल भी पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है 11 से 1/9%, और समय दे रखा है 2 साल। ठीक है, और सवाल में दे रखा है सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब दूसरे साल की जो सीआई दे रखी है उसने वो दे रखी है कितनी 70 रुपए। मतलब सेकंड साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है उसने वो दे रखा है कितना 70 रुपए। 11 से 1/9 की फ्रैक्शन निकालो जल्दी से। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन निकालने होंगे तो वो कितनी निकल के आएगी 1/9 निकल के आएगी। ठीक है, देखो जरा पहला तरीका देखो एक बार। तो पहले तरीके से हमने क्या किया, तो अगर 9 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो उससे ब्याज लग के कितना रुपए बन रहा होगा वो 10 रुपए, और इसी हिसाब से अगर 9 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो ब्याज लग के कितना बन रहा होगा 10 रुपए। बात समझ में आ रही है। तो देखो जब इसको आगे कर रहे होंगे तो 9 को गुणा 9 से करोगे कितना आएगा 81, और इसको कितना करोगे 100। ये क्या है हमारे पास प्रिंसिपल और ये क्या है हमारे पास अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे ये बताओ इसमें, अब इसको किसके बराबर करोगे, अमाउंट हमसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, ये देखो, और ये जो हमारे पास निकल के आया है ये हमारे पास निकल के आया है पूरे 2 साल का सीआई, ये नहीं निकल के आया। और हमारे पास सवाल में जो दे रखा है वो दे रखा है केवल दूसरे वर्ष का सीआई दे रखा है, केवल और केवल। ऐसा नहीं कि दोनों सालों का मिला के दे रखा है। पिछले सवाल में जो सीआई दे रखा था या हमने कैलकुलेट किया था वो पूरे 2 साल का कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पे जो सवाल में दे रखा है वो दे रखा है केवल सेकंड ईयर का सीआई, तो इसलिए फिर ये तरीका यहाँ फेल हो गया। अब इस तरीके से सवाल को नहीं कर सकते। अब आपको जो मैंने दूसरा तरीका बताया था उस दूसरे तरीके से आपको ये सवाल करना पड़ेगा। कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो कैसे करोगे, सबको मालूम है कि 11 से 1/9 की फ्रैक्शन क्या होगी 1/9। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका क्या कर दोगे वर्ग कर दोगे, क्योंकि समय जो है वो कितने साल के लिए है 2 साल के लिए। तो जब इसका वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा वो 81। ठीक है, तो पहली साल में जो ब्याज लग रहा होगा वो 1/9 की दर से कितना ब्याज निकल के आएगा 9 रुपए। ठीक है, और दूसरी साल जो 1/9 से जो ब्याज लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा 9 रुपए। आ रही बात समझ में। और फिर इसी तरीके से यहां भी 1/9 की दर से जो ब्याज लग रहा होगा वो कितने रुपए लग रहा होगा 1 रुपए। अब मुझे बताओ, ये वाली तो हो गई फर्स्ट साल की और ये वाली हो गई सेकंड साल की। अब मैं इसे लिख नहीं रहा हूं, अब बताते जाओ मुझे।
SI कितना होगा इसमें? 9 9 18 यूनिट, बिल्कुल सही है। CI कितना होगा? 19 यूनिट। आ रही है बात समझ में? 9 9 18 और 1 19 यूनिट। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस हमेशा यही रहेगा, जो डिफरेंस ये निकल के जो ये वैल्यू होगी वही डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि सेकंड ईयर का CI कितना होगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं देखो 9, और कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, और कुछ बच्चे कह रहे हैं 10। कुछ बच्चे कह रहे हैं 9, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, कुछ बच्चे कह रहे हैं 10। अब बताओ कितना होगा? कोई बता सकता है? ज्यादातर बच्चे 10 कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 10 जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखो ब्याज ये भी है, ब्याज ये भी है, तो टोटल वाली ब्याज जो होगी यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दूसरे साल का। ये दूसरे साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये पहले साल का। पहले साल में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। लेकिन दूसरे साल में क्या होता है कि दूसरे साल में जो ये वैल्यू निकल के आती है ये तो है दूसरे साल की सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो है ये निकल के आया है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही होगी ये क्या होगी? पूरे 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे जो हमें सवाल में दे दिया वो 10 यूनिट जो है वो किसके बराबर दे दिया? 70 रुपए के। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने किसके बराबर हो जाएगा? 7 रुपए के। अब हमें क्या क्या निकालना है? देख लो, अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल निकालो। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 81। तो 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81 गुणा 7, 7 एकम 7 और 7 हुआ 2 56, 567 रुपए तो हमारे पास क्या आ गई बच्चों? प्रिंसिपल। अमाउंट कैसे निकालोगे? 81 और 9 9 18 और 1 19। 81 और 19 को जोड़ दो। 81 और 19 कितना हो जाएगा? 100 रुपए। 81 और 19 कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा इंटरेस्ट। तो 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 100 गुणा 7, 700 रुपए हमारी क्या आ रही होगी? अमाउंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छा सवाल था ये। आगे समझ में? एक और सवाल देख लें फटाफट। एक और देख लो, नंबरिंग देख लेना सवाल की, जो भी नंबरिंग हो। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सेकंड कॉन्सेप्ट वाला जो मैंने बताया अभी, इस वाले कॉन्सेप्ट पे देखना हर तरीके के सवाल पेपर में कोई भी सवाल आ जाए आपका वो इस वाले तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हम वैरायटी डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहें। देखो यहाँ प्रिंसिपल पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है सवाल में वो अब दे रखी है 15%। समय दे रखा है 2 साल। अब देखो आगे अब जो सवाल में दे रखा है, अब जो दे रखा है वो दे रखा है CI माइनस SI, वो दे रखा है हमें 2.70 रुपीज। ठीक है, और सवाल में क्या पूछा है हमारे पास? एक तो प्रिंसिपल पूछा है, एक CI पूछा है, कुछ भी पूछ ले निकाल लोगे वो तो। ठीक है, चलो 15% की फ्रैक्शन निकाल लो। 15% की फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे तो कितनी आएगी वो? 3/20 आ रही होगी। अब 3/20 में हमें क्या करना है? अब मैंने जो बताया था डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसे क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि समय कितना है? 2 साल। जब 20 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल मान रहे हैं उसको, और जब 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आएगा? वो 400 रुपए। ठीक है, अब इसमें देखो पहली साल का जो ब्याज निकल के आएगा और दूसरी साल का जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? पहली साल का जो 3/20 के हिसाब से जो ब्याज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 400 गुणा 3/20। एक जीरो से एक जीरो गई तो कितना आएगा? 20 या 60 रुपए। और दूसरी साल का जो ब्याज निकल के आ रहा होगा वो भी कितना निकल के आ रहा है? 60 रुपए। ये समझ में आ गया होगा? अब दूसरी साल पे जो ब्याज है, ब्याज पे जो ब्याज लगेगी वो भी कितने रेट पे लगेगी? 3/20 से। और 3/20 से लगेगी तो 60 को किससे गुणा कर रहे होंगे? 3/20 से। तो ये कितना निकल के आएगा? 3 तिया 9 रुपए। ये हमारा पता है ये मकसद क्या है? ये मकसद जो हमने अभी किया है, हमने ये स्क्वायर करके जो माना है वो ये मकसद है ताकि हमारी कोई भी वैल्यू जो है वो किसमें नहीं आए? दशमलव में नहीं आए।
अगर कोई भी वैल्यू दशमलव में आ गई तो क्या हुआ, हमारी कैलकुलेशन उसमें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए हम इस तरह से मान के चलते हैं इनको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देख लो जो भी चीज पूछा है इसमें क्या दे रखा है सवाल में। देखो सीआई कितनी निकल के आ गई, सीआई जो निकल के आई हमारी वो निकल के आई है 6 और 6 12 और 9 129। ठीक है, एसआई कितनी निकल के आई है, एसआई 120। इन दोनों का डिफरेंस सीआई माइनस एसआई वो कितना निकल के आ रहा है 9 रुपए। और हमें सवाल में क्या दे रखा है 9 रुपए दे रखा है, वो किसके बराबर दे रखा है 2.7 रुपीज के। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 0.3 रुपीज के। बोलो हो जाएगा। अब क्या निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 400। तो 400 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 400 गुणा 0.3। तो 4 तिया 1200, एक जीरो कट जाएगी 120 रुपए। 120 रुपए क्या निकल के आ गया हमारा प्रिंसिपल। और क्या निकालना है सीआई, सीआई कितनी यूनिट है 129 यूनिट। ठीक है, 129 गुणा 3 कर रहे होंगे, कितना 3 कर रहे होंगे 0.3, सॉरी 0.3। ठीक है, तो ये कितना आएगा 38.7 रुपीज। ठीक है, अगर अमाउंट पूछता अमाउंट निकाल देते। अमाउंट कैसे निकालते, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 400 और सीआई कितना है 129। 400 और 129 कितना हो जाता 529। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा ये जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि मैं उसको अपने लेक्चर में अगले लेक्चर में इंप्रूवमेंट कर सकूं, तो साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू।